नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है संदीप की। संदीप जो कि एक बहुत ही हिम्मती और ब्रेव लड़का था। संदीप कभी भी किसी भी चीज़ से बिल्कुल नहीं डरा करता था। उसके मानने के अनुसार दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि उसे डरा सके। संदीप ना तो भगवान में मानता था और ना ही आत्माओं में। उसके हिसाब से ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बड़ी शक्ति इस दुनिया में थी ही नहीं। उसके सामने अगर कोई कभी ऐसी कुछ भी बातें भी किया करता था तो या तो वो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था या फिर इन बातों का मजाक उड़ा दिया करता था। आप अगर इन बातों में नहीं मानते तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी शक्तियों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो भगवान हो चाहे वो शैतान। संदीप की यही गलती उसके ऊपर शायद बहुत भारी पड़ने वाली थी। संदीप अपने जिस शहर में रहता था उस शहर में उसकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन जॉब के लिए वहाँ कोई ज़्यादा और ख़ास ऑप्शंस नहीं थे। संदीप के पढ़ाई के मुताबिक उसके लिए वहाँ पर कोई भी सुटेबल जॉब ना मिलने की वजह से उसने पुणे आने का निश्चय किया और पुणे में उसने कई सारी कंपनियों में अप्लाई भी कर दिया, जिसमें से एक अच्छी बड़ी कंपनी में उसकी जॉब भी लग चुकी थी। संदीप काफ़ी खुश था और वो कुछ ही दिनों में पुणे आकर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर उसके पहले से कई सारे दोस्त रहते थे, जिनमें से एक दोस्त से उसने साथ में रहने की बात की। दोस्त को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। दोस्त ने भी खुशी खुशी संदीप का स्वागत किया और अपने रूम में रहने के लिए उसे जगह भी दे दी। संदीप को ये शहर काफ़ी पसंद आया, यहाँ के लोग काफ़ी पसंद आए। वो धीरे धीरे पुणे के माहौल में ढलता चला गया। उसे ये शहर अपनी जगह से भी ज़्यादा पसंद आने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसका काम भी बहुत अच्छा था। उसका काम करने में काफ़ी मन भी लग रहा था। लेकिन एक दिन उसके टीम के एक बंदे ने छुट्टी ले ली और उसने ये कहा कि वो कुछ महीनों के लिए कुछ खास ज़रूरत है, इस वजह से अपने घर जा रहा है। पहले तो टीम लीड ने सारे लोगों से ये पूछा कि उसके जगह पर कोई उसकी शिफ्ट लेने को अगर तैयार है तो ही मैं उसे इतनी लंबी छुट्टी दे सकता हूँ। संदीप ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। संदीप वैसे भी टीम में अपनी खास जगह बनाना चाहता था, जो उसके काम के वजह से वैसे भी आधी तो बन ही चुकी थी, और ये जिम्मेदारी लेकर उसने इस जगह को पक्का कर दिया। टीम लीड ने खुशी खुशी उस दूसरे बंदे को लंबी छुट्टी अप्रूव करके दे दी, लेकिन संदीप को अब उस बंदे की जगह पर नाइट शिफ्ट में यहाँ ऑफिस आना पड़ता। संदीप इस चीज़ को जानते हुए भी हाँ कर चुका था, क्योंकि उसका कहना था उसे किसी भी चीज़ से कोई भी परेशानी नहीं है। वो आराम से नाइट शिफ्ट कर सकता है और आज की ही रात से उसे नाइट में काम के लिए आना था। इस वजह से उसे ऑफिस से अभी अपनी शिफ्ट से जाने के लिए कह दिया गया, ताकि वो दिन भर आराम करके रात को समय पर ऑफिस आ सके। संदीप भी खुशी खुशी अपने घर चला गया और घर जाकर खाना पीना खाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे दिन में सोने की आदत नहीं थी, जिसके वजह से उसे नींद बिल्कुल नहीं आई। लेकिन ऑफिस तो जाना था, जिसके वजह से वो चुपचाप रात के वक्त तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा। दिन में जो रास्ते बहुत खूबसूरत दिखा करते थे, आज वो रास्ते पूरी तरह से खाली और सुनसान थे। रास्ता बिल्कुल शांत और सूना पड़ा हुआ था।
वो मंजर देखकर अच्छा तो कहीं से भी नहीं लग रहा था, लेकिन संदीप ने अपने मन को बहलाते हुए कहा, वाह यार, यहाँ की तो शांति भी बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा है। और इस बीच उसे एक पुल को पार करते हुए ऑफिस तक पहुंचना होता था, जो पुल कहा जाता है कि रात में काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने वहाँ पर कई सारी चीज़ें महसूस की हैं। संदीप पूरे सड़क पर बिल्कुल अकेला ही था, लेकिन उसके उस पुल पर पहुँचने से पहले ही अचानक उसके पीछे से तेज रफ्तार में एक गाड़ी बढ़ती हुई आगे की तरफ बढ़ गई और उस पुल को बहुत तेजी से पार करने लगी। तभी अचानक पता नहीं कैसे उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो उस पुल से टकराकर नीचे की तरफ गिर गया। जब वो इंसान पुल से नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसकी नज़र संदीप की तरफ ही थी। पुल के नीचे गिरते हुए भी उसने कई बार मेरी मदद करो करके संदीप को आवाज़ दी। संदीप तेजी से भागता हुआ पुल से लटककर उस इंसान को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसने पुल से लटककर देखा तो ये क्या, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन मदद करने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। वो बाइक उसके नज़रों के सामने ही थी, लेकिन पलक झपकते ही वो बाइक भी वहाँ से गायब हो गई। संदीप को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने मन को ये कहकर समझा दिया कि शायद उसकी नींद नहीं होने की वजह से उसे ऐसा भ्रम हुआ होगा, और उसने अपनी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाई और ऑफिस के लिए चल पड़ा। जहां रोज़ दिन में उसे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय लगा करता था, आज रात में ट्रैफिक ना होने पर भी उसे ऑफिस तक पहुंचने में करीब करीब 1.5 घंटे का समय लग गया। जब उसने ऑफिस पहुंचकर वक्त देखा तो उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो रास्ते पे ढंग से ही गाड़ी चला रहा था, बल्कि दिन के मुकाबले थोड़ी तेजी से ही गाड़ी चला रहा था। फिर भी ऑफिस तक पहुंचने को उसे इतना वक्त लगा तो लगा कैसे? सीनियर ने फर्स्ट डे उसे सिर्फ ये कहकर बात टाल दी कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए इतना लेट चल जाएगा, लेकिन अगले दिन से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें सेम टाइम पर ही आकर अपनी पंचिंग करनी है और लॉग इन आवर्स भी पूरे करने हैं। संदीप ने कहा, जी सर, बिल्कुल, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। और वो काम करने के लिए अपनी जगह पर बैठ गया। काम बहुत सारा था, क्योंकि आज उसे अपना दिन का काम भी निपटाना था और जिस लड़के की जगह पर वो काम करने आया था उसका भी काम। लेकिन संदीप का मन काम में तो लग ही नहीं रहा था। बार बार उसके नज़र के सामने वही नज़ारा दिखाई दे रहा था कि कोई तेजी से आते हुए पुल से नीचे गिर गया, लेकिन संदीप ने इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया और वो बार बार खुद को काम में बिजी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसका मन काम में आज बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो उठकर कॉफ़ी पीने के लिए गया। जब वो वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए पहुँचा तो उसे अचानक से फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो। ये आवाज़ सुनते ही संदीप के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ ढूंढकर उस इंसान को देखने की कोशिश की कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन संदीप के बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आया। नाइट शिफ्ट में वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं होते थे, तो आधा से ज़्यादा फ्लोर खाली ही पड़ा हुआ था। इक्के दुक्के लोग उतने बड़े फ्लोर पर कहीं कहीं बैठे हुए थे। सारे लोग नीचे सर झुकाकर अपना काम कर रहे थे। संदीप ने ये नज़ारा एक बार देखने के बाद
इसे वापस से अपने मन का वहम बताकर कॉफ़ी ली और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पूरे फ्लोर की लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। उसने उठकर बाकी के लोगों से ये सवाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पलटकर पीछे देखा तो पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। पूरे फ्लोर पर एक भी इंसान उसे अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफ़ी डर चुका था। वो भागते हुए मैनेजर के कमरे तक पहुंचा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मैनेजर दीवार की तरफ अपना मुंह करके चेयर घुमाकर बैठा हुआ है। उसने अपने मन की सारी बातें एक सांस में अपने मैनेजर को बता दी और बताते ही मैनेजर के तरफ से ही उसे ये आवाज़ सुनाई दी, मेरी मदद करो प्लीज़। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एक भयानक सी हंसी पूरे कैबिन में गूंज रही थी। संदीप जोर से चीखा और अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए पूरी ताकत से कैबिन से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चाह कर भी अपने कदम वहाँ से हिला नहीं पा रहा था। बस वो लगातार आंखें बंद करके कानों पर हाथ रखे हुए जोर जोर से चीखते जा रहा था। इतनी देर में अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। जैसे ही उसने ऐसा महसूस किया, उसने तुरंत पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो पलट नहीं पाया और वो ऐसे ही चीखते चीखते वहीं पर ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके सामने उसका मैनेजर, उसका रूममेट, सारे लोग खड़े थे। सब लोग के नज़रों में एक सवाल बना हुआ था कि उसे ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ है उसके साथ जो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। संदीप चाह कर भी किसी को अपने मन की बात बता नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया था तो डॉक्टर ने बस यही बताया था कि वो किसी चीज़ से बहुत डरा हुआ है और तो और थोड़ी कमज़ोरी के वजह से उसे चक्कर आ गए थे। मैनेजर ने इस बात को काफ़ी सामान्य तरीके से लेते हुए संदीप को घर पर 1 या 2 दिन आराम करने की हिदायत दी और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चला गया। रूममेट अभी भी वहीं पर था और उसने ये कहा कि डॉक्टर ने हमें घर जाने के लिए कह दिया है, तुम क्या चाहते हो, थोड़ी देर और हॉस्पिटल में ही रहना या फिर घर चलना चाहते हो। संदीप ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे घर जाना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। दोस्त ने भी तुरंत उसकी बात मानी और जाकर डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लिए और संदीप को अपने साथ लेकर घर पर पहुंच गया। उसका दोस्त, उसका रूममेट काफ़ी अच्छा और केयरिंग था। उसने पहले तो संदीप को जो भी चीज़ें खिलानी थी वो खिलाकर उसे दवाइयाँ दी और फिर बड़े प्यार से उसे आराम करने को कहने लगा। संदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई मुझे छोड़कर मत जा प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। ये सुनते ही तुरंत रूममेट ने एक सवाल दाग दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे साथ ऐसा हुआ क्या है। तेरे जैसा नीडर लड़का जिसको कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा, अचानक वो डर से इतना घबरा गया है कि वो बेहोश हो गया। तू कुछ बताएगा या ऐसे ही अंदर अंदर हीरो बनने की एक्टिंग करता रहेगा। तुरंत संदीप ने कहा, नहीं भाई, मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं अगर तुझे कुछ बताऊंगा भी तो तू मुझे पागल समझेगा। संदीप ने जैसे ही ये बात कही, उसके दोस्त ने उसके हाथों को थोड़ी जोर से पकड़ते हुए उसे खुद पर भरोसा दिलाते हुए कहा, देख संदीप, मैं नहीं जानता कि तू क्या चीज़ देखकर आया है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जैसे
मैं भगवान में मानता हूँ, वैसे ही शैतान भी होता है। तेरे मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तुझे जो भी लग रहा है या जो भी महसूस हो रहा है, तू मुझे खुलकर बता सकता है। मैं इन चीज़ों को समझ तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ। दोस्त के इतना कहने की देरी थी। संदीप फूट फूट कर रोने लगा, एक छोटे मासूम डरे हुए बच्चे की तरह। और उसने रोते रोते ही रात के हादसे के बारे में सारी बातें बता दी। इस पर तुरंत उसके दोस्त ने कहा, तू ऑफिस जाते वक्त वो बड़ा वाला पुराना पुल पार करते हुए जाता है ना? संदीप ने कहा, हाँ, मैं वही पुल पार करके जाता हूँ। दोस्त ने कहा, भाई देख, मैं तुझे ये बात पहले से ही बताना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने तुझे बताना कुछ भी सही नहीं समझा। संदीप ने इतना सुनते ही तुरंत उस पर जोर देते हुए उससे पूछा, क्या बात है यार, तू क्या बताना चाहता है? तू बता, अब तू मुझे कुछ भी बताएगा, मैं हर चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर दोस्त ने तुरंत कहा, वो जो पुराना ब्रिज है उसे सारे लोग हॉन्टेड ब्रिज मानते हैं। उन सबका कहना है कि वहाँ ऐसे रात में हर किसी को नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कई सारी चीज़ें महसूस होती हैं। और वहाँ पर अगर किसी ने एक बार कोई चीज़ महसूस कर ली, इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई बुरी शक्ति जुड़ चुकी है। और अगर तेरे साथ भी तू जैसा बता रहा है वैसा उस ब्रिज पर हुआ है, इसका मतलब तेरे सर पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। ये सुनते ही संदीप डर से कांपने लगा और उसने तुरंत कहा, भाई भाई, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम लोग? बता ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। संदीप के दोस्त ने संदीप को दिलासा देते हुए कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। बहुत अच्छी बात है कि तूने मुझे तुरंत समय रहते ये बात बता दी। और वैसे भी जो सारी चीज़ें तेरे साथ रात में ऑफिस में हुई हैं, इसका मतलब सच में तेरे साथ कोई शक्ति तो लग चुकी है। तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पास के ही मंदिर के एक पंडित जी को जानता हूँ। मैं उनसे जाकर ये सारी बातें करता हूँ और पूछता हूँ, इस चीज़ का कोई ना कोई हल तो वो हमें ज़रूर बता देंगे। ये बात सुनते ही संदीप ने तुरंत कहा, भाई तू मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। संदीप के दोस्त ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहते ही दोस्त ने अपने वॉलेट से एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब निकाली और संदीप को वो हाथ में देते हुए कहा, ये हनुमान चालीसा की किताब है। मैं जानता हूँ तुझे इन चीज़ों पर भरोसा नहीं है, लेकिन बजरंग बली ऐसी हर चीज़ों से हमेशा सुरक्षा करते हैं। तू ये हनुमान चालीसा की किताब अपने पास रख। मैं यूँ गया और यूँ पंडित जी से बात करके वापस आता हूँ। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकल आएगा। तू बस बजरंग बली का नाम लेते रहे और अगर चाहे तो इस हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना। ये कहते ही तुरंत उसने संदीप के हाथ में वो चालीसा पकड़ा दी और वहाँ से मंदिर के लिए चला गया। मंदिर पर पहुंचकर उसने पंडित जी से सारी बात बता दी। पंडित जी भी उस ब्रिज के बारे में भली भांति जानते थे, इसलिए पंडित जी ने बिल्कुल देर नहीं की। पंडित जी जो भी सामग्री ज़रूरी थी वो लेकर तुरंत उसी वक्त उस दोस्त के साथ उनके रूम पर आ गए। और वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने देखा संदीप नींद में सोया हुआ है और उसके हाथों में ही हनुमान चालीसा की किताब भी थी। फिर पंडित जी ने किताब को देखते हुए कहा, अरे बजरंग बली की किताब तेरे पास है, हनुमान चालीसा का पाठ तुम लोग करते हो, फिर डर किस बात से रहे हो? ये बात सुनते ही दोस्त ने तुरंत कहा, मेरा दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं मानता और ये किताब तो मैं उसे जाने से पहले देकर गया था, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। पंडित जी आप देखिए, कुछ भी हो तो उस चीज़ को उससे दूर कीजिए।
ये बात सुनते ही पंडित जी ने तुरंत हाथ में कुछ सामग्री ली और संदीप के ऊपर से 5 बार घुमाते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में आंखें खोलकर दोस्त से कहा, हाँ, इसके पीछे कोई शक्ति तो है, लेकिन अभी तक वो इस पर हावी नहीं हुई है। और तो और हनुमान जी की इस चालीसा का पाठ करने के वजह से वो शक्ति अब इससे काफ़ी दूर हो चुकी है, लेकिन उसकी सुरक्षा हो और आगे भी वो शक्ति इसका कोई नुकसान ना कर सके, इस वजह से मैं एक छोटा सा पाठ यहाँ पर बैठकर करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही चलने वाला है। उसके बाद मैं एक तावीज़ दूंगा जो तू अपने दोस्त को पहना देना। उसे अभी जो भी चीज़ें महसूस हो रही हैं या जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी। ये बात सुनते ही तुरंत दोस्त ने कहा, जी पंडित जी, आपको जो भी सही लगे वो कीजिए। और इतनी देर में संदीप की आंखें भी खुल चुकी थीं। वो भी उठकर बिस्तर पर हाथ जोड़कर बैठ चुका था और उसके हाथों के बीच में हनुमान चालीसा की किताब थी। वो बार बार मन में बजरंग बली का नाम ले रहा था। संदीप वो लड़का था जिसे भगवान और उनकी शक्तियों पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतना कुछ महसूस करने के बाद उसे अब ये बात अच्छे से पता थी कि भगवान होते हैं जो रक्षा भी करते हैं, क्योंकि संदीप को तब से वो चीज़ें दिखना और सुनाई देना बंद हो चुकी थी जब से उसने हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में पकड़ी थी, क्योंकि उसने अपने दोस्त को पूरी बात नहीं बताई थी। उसे बार बार अब वो लड़का भी दिखाई देने लगा था, वैसे ही जख्मी हालत में, जो बार बार अपने हाथों को आगे करते हुए संदीप से मदद की उम्मीद ठीक वैसे ही मांग रहा था जैसे उसने रात में मांगी थी। लेकिन हनुमान चालीसा की किताब हाथ में आते ही उसे ये सारी चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो चुकी थी। पंडित जी ने अपना पाठ तुरंत खत्म किया और ख़त्म करते ही तुरंत संदीप के हाथों पर एक तावीज बांध दिया। संदीप ने भी बहुत श्रद्धापूर्वक उस ताबीज को अपने हाथों पर बंधवाया। पंडित जी ने ये कहा, अगर पॉसिबल हो तो 3 महीने तक मंगलवार और शनिवार बजरंग बली के मंदिर में जाकर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बली के पैरों का सिंदूर अपने माथे पर तिलक के स्वरूप में लगाना। ऐसा जो भी तुम्हें लगता है वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बजरंग बली साक्षात तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। संदीप क्योंकि अब बुरी शक्तियों से वाकिफ हो चुका था, उसने यही करना शुरू कर दिया। पंडित जी ने तो 2 दिनों का कहा था, लेकिन 3 महीने तक लगातार वो रोज बजरंग बली के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और हनुमान जी के पैरों का तिलक अपने सर पर लगाया करता था। धीरे धीरे संदीप की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि उस पर बजरंग बली की कृपा हो चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको
लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।